हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये सबने पढ़ा हुआ है पहले, वैसे तो सबके पास पढ़ा हुआ होगा। नहीं पढ़ा हुआ है तो आज नया स्टार्ट करते हैं। दैट इज कॉल्ड कंबाइंड मीनिंग। कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। देखिए नॉर्मली समझना, एक वर्ड है, पहले तो आ रहा है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन को नॉर्मली आप क्या कहते हो? मीन दैट इज डिफाइंड बाय एक्स बार। एक्स बार का मीनिंग क्या हुआ? सिंपल ऑफ मीनिंग है एक्स बार का, सम ऑफ वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यू। सम ऑफ वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यू, सिंपल है। लेकिन अब बात क्या आ रही है? कंबाइंड। कंबाइंड क्या होता है? एक छोटा सा एग्जांपल समझो। अब आप फिर बोलोगे सर आप फिर खाने पीने में पहुंच गए। हाँ जी, ठीक है। अब समझो, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। मुझे पता है कि कई सारे प्रोडक्ट मार्केट में क्या होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अलग बनते हैं। एक सिंपल सा कोई सा प्रोडक्ट ले लो, आप ले लो नूडल्स। अब इस नूडल्स को बनाने की वाली कंपनीज कितनी, बहुत सारी। नेस्ले, सनफेस्ट, पतंजलि, चिंग चाइनीज, ये सभी की सभी क्या करती है? नूडल्स को प्रोड्यूस करती है। अगर हम नॉर्मली देखें तो आपको कई बार इनकी, अगर आप वेबसाइट पे जाते हैं, इनको जब आप एनालाइज करते हैं तो आपको पता लगता है क्या, इनके वहां लिखा हुआ होता है एवरेज टर्नओवर। एवरेज टर्नओवर इसका मतलब ऑन एन एवरेज ये कितना कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमने कहा कि हर एक कंपनी के वहां लिखा होता है या कहीं ना कहीं लिखा हुआ आता है एवरेज टर्नओवर। इसका मतलब हर एक कंपनी ऑन एवरेज प्रोडक्शन कर रही है। मतलब नेस्ले, सनफेस्ट, आपका सनफेस्ट जो है वो आईटीसी का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। पतंजलि, चिंग चाइनीज, ये सभी के सभी क्या बना रहे? नूडल्स बना रहे। क्या बना? नूडल्स। लेकिन एक कंट्री को ये पता करना होता है कि ऑन एन एवरेज इन सब ने मिलकर कितना प्रोडक्शन किया। ऑन एन एवरेज इन सबका मिला दे तो इन सबका मिला के प्रोडक्शन कितना हुआ। लेकिन यहाँ पर तो हमें इन सबका क्या दे रखा है? सेपरेट प्रोडक्शन दे रखा है। क्या दे रखा है? सेपरेट प्रोडक्शन। तो हम कहते हैं क्या है, इन सभी के सेपरेट एवरेजेस के बेस पर, इन सभी के सेपरेट एवरेजेस के बेस पर क्या निकालते हैं? कंबाइंड। क्या निकालते हैं? कंबाइंड एवरेज। एक सिंपल समझो, आज मैंने लिया, यहां मान लो नेस्ले की मान लो बाजार में चलती है 100 फर्म, समझ रहा हूं। और एक फर्म से ऑन एन एवरेज बात करते हैं तो हर एक फर्म से ऑन एन एवरेज 140 टन या 140 पैकेट क्या करते हैं? सेल करते हैं। समझने की, मान लो सनफिश की बाजार में चलती है 50 ब्रांचेस या 50 फर्म, और ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं और सेल करते हैं कितने? ऑन एन एवरेज 100 पैकेट्स, ठीक है। पतंजलि की मान लो बाजार में है 35 ब्रांचेस और ये प्रोड्यूस करती है कितनी, और ऑन एन एवरेज मार्केट में सेल करती है 70 पैकेट्स। चिंग चाइनीज की मार्केट में है 60 ब्रांचेस और ये ऑन एन एवरेज प्रोड्यूस करता है कितना? 80 पैकेट्स। अब आप खुद समझो यह क्या हो रहा है। यह साफ साफ दिख रहा है कि ये एक नंबर ऑफ फर्म्स की बात कर रहा है एक के अंदर, और उसने ऑन एन एवरेज कितना प्रोडक्शन किया? 140। क्या इन सबका एक टोटल प्रोडक्शन है क्या? ये इन सभी के दिए गए नंबर्स पर अलग अलग क्या दे रखे? एवरेज दे रखे। अब तब ये कह रही कि आप बताओ कि उस कंट्री में जितनी भी नंबर ऑफ फर्म्स दे रखी है, टोटल नंबर ऑफ फर्म्स, उन सब ने मिलाकर ऑन एन एवरेज कितना प्रोडक्शन, ऑन एन एवरेज कितना प्रोडक्शन किया। तो हमें इस तरह की प्रोडक्टिविटी को कैलकुलेट करने के लिए, इसकी इस तरह की प्रोडक्टिविटी को कैलकुलेट करने के लिए वी आर यूजिंग द कंबाइंड अरिथमेटिक। आज मार्केट में आप खुद देखो बहुत सारे प्रोडक्ट हो रहे हैं, चाहे आयरन की बात करो, स्टील की बात करो, इसको बनाने वाली कंपनीज कितनी है? अलग अलग बहुत सारी है।
अब इंडिया को अगर पता करना है कि हम आयरन पे या स्टील में ऑन एवरेज कितना प्रोडक्शन करते हैं तो क्या करेगी वो, उन सारी की सारी कंपनीज के नंबर लेगी और उनके एवरेज टर्म्स को इस फॉर्मेशन के ब्याह पर कंप्यूट करके क्या निकालेगी कि कितनी फर्म में 200, 250, 400, 500, 1000, 10,000 और उनसे मिलाकर एवरेज कितना आ रहा है। अब मुझे पता है कि जब मुझे एवरेज निकालना होता है तो एवरेज के लिए मुझे क्या चाहिए, पहले सम ऑफ वैल्यू। क्या चाहिए, सम ऑफ वैल्यू। अब सम ऑफ वैल्यू निकालने का तरीका बहुत सिंपल सा है। एवरेज निकालने के लिए हम नॉर्मली फॉर्मूला लगाते हैं समीशन एक्स अपॉन, भी लगाते हो ना, समीशन एक्स अपॉन एन। अगर मैं एक्स बार को एन से इनटू कर दूं तो क्या आ जाएगा, यस और नो, आएगा ना। अगर आप एक्स बार को एन से, एन का मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज को एवरेज से मल्टीप्लाई करोगे तो व्हेन वी आर गेट दी सम ऑफ वैल्यूज, और सम ऑफ वैल्यूज में जब किसका डिवाइड करोगे नंबर का, तब क्या आता है, एवरेज। क्या आता है, एवरेज। ऐसे में अलग अलग फर्म्स के सभी का क्या निकाल दूंगा, समीशन एक्स सभी का निकाल दूंगा और उन सबको जोड़कर उनके दिए गए टोटल एन में से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कंबाइंड एवरेज। क्या आ जाएगा, कंबाइंड एवरेज। यहां तक कि टर्म को समझने में कहीं डाउट हो तो बोलो एक बार नॉर्मल बेसिस पर। नो, चलिए देखिए इसका एक प्रैक्टिकल। और ये रिप्रेजेंट कैसे होता है और कैसे नहीं समझाते हैं। कंबाइंड जब भी है, देखो अर्थमेटिक मीन है तो दिखता कैसा है, एक्स बार से। अब जितनी भी सीरीज होंगी, एक दो सीरीज तीन सीरीज, उतने क्या लग जाएंगे, 1 2 3। अगर दो सीरीज का है तो 1 2, तीन सीरीज का एवरेज है तो 1 2 3, चार का होगा 1 2 3 4। तो मैं डॉट डॉट करके एन लिख रहा हूं, इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी सीरीज है इक्वल टू। अब मैंने कहा कि हमें क्या चाहिए, टोटल वैल्यू। कैसे आएगी, आपके पास मोस्ट ऑफ द टाइम इस टर्म में क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, इस टर्म के अंदर क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन होगी क्या, उसके एवरेज और उसके नंबर। तो एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर, तो क्या आ गई टोटल वैल्यू। ऐसी की एक सीरीज हुई प्लस सेकंड सीरीज प्लस थर्ड सीरीज डॉट 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 एन सीरीज डिवाइड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3 डॉट 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 प्लस n। तो ये x बार 1, x बार 2, x बार 3 या x बार n क्या है, एवरेज ऑफ नंबर ऑफ फॉर्म्स। n1 n2 n3 और nn क्या है आपके पास, नंबर ऑफ वेरियस फॉर्म्स। यस और नो। तो यहां क्या लिख दूंगा, ये टर्म तो लिखा 1 2 3 डॉट डॉट n क्या हुआ, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। और जब आप x बार 1, x बार 2, x बार 3 और x बार n की बात करते हैं, ये क्या है, एवरेज ऑफ वेरियस सीरीज। फिर हम लिखते हैं n1 n2 n3 और nn, ये क्या है, नंबर्स ऑफ वेरियस सीरीज। डाउट यहां तक। अगर हम एक टर्म लिखते हैं कि x बार इंटू n जब हम करते हैं तो ये क्या इंडिकेट करता है, सम ऑफ वैल्यू। सम ऑफ वैल्यू लिख लीजिए इस टर्म को, फिर करते हैं बैठे क्वेश्चन फटाफट। कॉन्सेप्ट इजी है, कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको थोड़ा सा माइंड लगाना और क्वेश्चन इजीली आपके सामने सॉल्यूशन लेकर आ जाए। ठीक है, तो समझिए कॉन्सेप्ट समझना। ये कभी लिखा हम क्वेश्चन ले रहे हैं और इजीली करेंगे और आपको उसको वेरियस तरीके की फॉर्मेशन में बताऊंगा। देखो समझो, मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, आपको फर्स्ट सीरीज का एवरेज दे रखा है, सॉरी 14.5 और उसके नंबर दे रखे 100। फिर सेकंड सीरीज दे रखी है, उसका एवरेज है 25, नंबर इज 50।
फिर थर्ड सीरीज दे रखी है, उसका एवरेज दे रखा है 15 एंड नंबर इज 250। और क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूट कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अब कंबाइंड पूछ रहा है तो फॉर्मूला क्या लगेगा मेरे पास? कितनी सीरीज है? 1 2 3 3 सीरीज है। फॉर्मूला क्या लगाऊंगा सॉल्यूशन जब करूंगा? तो वी आर यूजिंग दी एक्स बार 1 2 3 1 2 3 इक्वल टू एक्स बार 1 इंटू n1 प्लस, क्योंकि ये किसका, ये सीरीज से क्या निकलेगा इसका टोटल, फिर एक्स बार 2 इंटू n2 इस सीरीज से निकल गया दूसरी का टोटल, और फिर लास्ट प्लस एक्स बार 3 इंटू n3 फिर इस वाली सीरीज से आ गया लास्ट सीरीज का टोटल, डिवाइड बाय होल नंबर्स n1 प्लस n2 प्लस n3। चलिए आइए, एक्स बार 1 आपके पास है 14.5 और n1 है आपके पास 100 प्लस एक्स बार 2 है 25 और n आपके पास है 15 प्लस एक्स बार 3 है आपके पास 15 और n है 250 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 50 प्लस 250 इज इक्वल टू, अब हम वैल्यू लिखेंगे और वैल्यू ऑफ हमारे पास आया 1450 प्लस 1250 प्लस 3750 डिवाइड बाय 23400 जोड़ते हैं तो 50 7 2 9 और 4 13 और 14 की 4 यहां से लगी 1 3 4 5 6 डिवाइड बाय 400। भाई जोड़ लो एक बार, सही आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है यार, अब डिवाइड कर देते हैं 125 क्या आ गया आपका एवरेज? क्या इन एवरेज के आगे कोई यूनिट ऑफ मेजरमेंट है? नहीं है, तो हमारे इस वाले एवरेज पे भी क्या नहीं होगा, यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं होगा। अगर यहाँ पर रुपीस लगा होता तो क्या लगता है रुपीस, अगर यहाँ मार्क लिखा हुआ होता, केजी लिखा हुआ होता तो मैं उस वाले मेजरमेंट ऑफ यूनिट का यूज करता। डन, कोई डाउट है इसमें? नहीं है, लिख लीजिए। ये वो क्वेश्चन था जहां पर आपके पास एवरी सीरीज का टर्म गिवन था और आपको टोटल क्या निकालनी थी, एवरेज निकालनी। अब क्वेश्चन में आएगा चेंज, और अब चेंज क्या आएगा, ये लैंग्वेज में भी आता है क्वेश्चन में, सिंपल लिखता हूं। मान लो आपके पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन से 1000, ठीक है, और उनका एवरेज दे रखा आपको 25, क्या ये उनका एवरेज दे रखा है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि फर्स्ट 250 पर्सन एवरेज, फर्स्ट 250 पर्सन एवरेज मान लो 15, फिर कह रहा है नेक्स्ट 350 पर्सन एवरेज 20, find out the average of remaining person। तो क्वेश्चन ने क्या कहा, ये टोटल नंबर में से फर्स्ट 250 का एवरेज 15 है, नेक्स्ट 350 का एवरेज 20 है, तो रिमेनिंग पर्सन जो बचे उनका एवरेज निकाल। तो इस क्वेश्चन को अगर हम हमारी लैंग्वेज में डिफाइन करें सॉल्यूशन बनाकर, तो मेरे पास क्वेश्चन में n जो है ये वो कौन सी कंबाइंड है 1000, और इसी कंबाइंड n का आपके पास एवरेज गिवन है 25। फिर मेरे पास n1 है 250 जिसका एवरेज आपके पास गिवन है 15, फिर आपके पास है n2 350 जिसका एवरेज आपके पास गिवन है 20। द क्वेश्चन टेल यू यू आर फाइंड द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर्स, एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर। तो मैं क्या करूंगा, स्टेप 1 कैलकुलेशन ऑफ
नंबर 4 सीरीज थर्ड कैसे निकालेंगे? n1 प्लस n2 प्लस n3 इक्वल टू 1 2 3 n. फर्स्ट n1 is 250, second n2 is 350, third this is not given, and total is 1000. So n3 is equal to 1000 minus 600 is equal to 400. ये क्या आ गया मेरे पास? लास्ट वाली सीरीज के n तो आ गया. मुझे क्या निकालना है? एवरेज. एवरेज के लिए टर्म यूज करेंगे और लिखेंगे 0.2 कैलकुलेशन ऑफ एवरेज फॉर सीरीज थर्ड. अब क्या करेंगे? कंबाइंड 1 2 3 इक्वल टू x bar 1 n1 प्लस x bar 2 n2 प्लस x bar 3 n3 whole divided by n1 plus n2 plus n3. Combined average 25. First series of average is 15 and number is 250. Second series average is 20 and number is 350. Plus third series average is not given but number is 400. So 400 x bar 3 whole divided by n is total of 1000. सॉल्व करते हैं. 225 as it is 3750 plus 7000 plus 400 x bar 3 whole divided by 1000. अब आगे क्या करेंगे? देखिए ये इज इक्वल टू 25 इक्वल टू इन दोनों को ऐड कर दूंगा. ये आ गया 10 750 प्लस 400 x बार 3 डिवाइड बाय 1000. अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई. ऐसा प्लस 400 x बार ये एज इट इज क्यों है? क्योंकि इसका बाय डिफॉल्ट डिनोमिनेटर कितना है? 1. कितना है? 1 इक्वल टू 25 इंटू 1000 करूंगा तो यहां आ जाएगा 400 x बार 3 इक्वल टू 400 x bar 3 is equal to 25,000 minus 10,750. x bar 3 is equal to आ जाएगा 13,250 divided by 400. 14,250. So term is 35.625 your average for the last group. तो ये केस किसका हुआ? मिसिंग. इसका हुआ मिसिंग. इस तरह के क्वेश्चंस जब आते हैं तो पेपर में इस तरह के क्वेश्चन का जो वेटेज होता है वो या तो 8 मार्क्स का होता है या 5 मार्क्स का होता है. या तो ये 5 मार्क्स में आएगा या 8 मार्क्स में आएगा. ये क्वेश्चन के बाद ये प्योर 10 मार्क्स में नहीं आएगा. इफ योर लक इज मोस्ट पावरफुल, ये सर बुलंदी तो हमारे हाथों में और लक तो हमारी मुट्ठी में है, तो ये क्वेश्चन 10 नंबर का भी आ जाए. फिर ये बहुत रेयर होता है कि क्वेश्चन 10 नंबर का ही 8 और 5 नंबर में ही आता है. ये पूरा पूरा पैटर्न. तो करना क्या है? सबसे पहले आपको सोल्व करते वक्त पहले तो इसको अपनी समरी के अकॉर्डिंग सॉल्व करो. जैसे रखा था क्वेश्चन उसको बनाया अपनी समरी में, फिर आप उसके प्रोसेस पे चलो. मुझे पता है कि मेरा एन क्या है लेकिन फिर भी कैलकुलेट करेंगे. उसके बाद कंबाइंड वाला फॉर्मूला रखकर आप क्या निकालोगे? आपका लास्ट एवरेज जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन नहीं था. ओके, लिख लीजिए फटाफट.